नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं संस्थात्मक प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणालियों की तुलना के बारे में, क्योंकि अपने सिलेबस का जो सीक्वेंस वाइज अपन चल रहे हैं इसमें अपना टॉपिक आता है संघ सरकार, यानी भारतीय संविधान में संघ सरकार के बारे में भाग 5 में बताया गया है। संघ सरकार के बारे में बताया गया है भाग 5 में। किसी भी देश की सरकार होती है, चाहे वहां लोकतंत्र हो, चाहे गणतंत्र हो, राजतंत्र हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, चाहे अध्यक्षात्मक प्रणाली हो, चाहे संस्थात्मक प्रणाली हो, एकात्मक शासन अपनाया गया हो या संघात्मक शासन, या भारत की तरह अभूतपूर्व मिश्रण को अपनाया गया हो। सरकार के 3 कार्य होते हैं: कानून बनाना, बने हुए कानूनों को लागू करवाना और उन कानूनों की व्याख्या करना। कानून बनाने का काम करने वाली जो संस्था है उसे कहा जाता है विधायिका या व्यवस्थापिका, और अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो जो केंद्र सरकार की विधायिका है उसे संसद कहा जाता है, जब राज्यों की सरकारों में जहां विधायिका है उसे राज्य विधानमंडल कहा जाता है। ऐसे ही अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन में संसद कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम रखे गए हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, न कि अध्यक्षात्मक प्रणाली को। लेकिन क्वेश्चन दोनों पे आता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाई गई है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई है। इसी से एक क्वेश्चन कोरिलेट करके बनता है। अध्यक्षात्मक का मतलब होता है, अपन सिंपल भाषा में समझें, संस्थात्मक का मतलब है कि इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है। उत्तरदायित्व की भावना होती है। राष्ट्रपति जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है या राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, इसमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है, इसमें स्थायित्व होता है। संविधान सभा में जब ये बात चल रही थी कि भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए, संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाए। 1 सेकेंड वेट प्लीज। जब संविधान सभा में ये बात चल रही थी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाए या संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व होता है जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में स्थायित्व होता है। तो 2-3 ऐसे विचारक भी थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। उन सदस्यों ने यह कहा कि भारत को इस समय उत्तरदायित्व से ज्यादा स्थायित्व की ज्यादा आवश्यकता है, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनानी चाहिए, न कि संस्थात्मक प्रणाली। लेकिन अंत में गुण और दोषों को देखते हुए संस्थात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया। तो कुछ विशेषताएं देखते हैं, गुण देखते हैं और क्यों भारत ने अपनाया है। देखिए, संसदीय प्रणाली का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है ब्रिटिश संविधान को, और अध्यक्षात्मक प्रणाली का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया अमेरिका। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत का जो संसदीय मॉडल है वो किस प्रकार से ब्रिटिश संसदीय मॉडल से अलग है। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखते हैं इस वीडियो में कितना डिस्कस कर पाते हैं। जितना रह जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। पहली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अपन बात करें तो यहां पे आ जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। दूसरे प्रकार की है, यह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यानी इसमें उत्तरदायित्व होता है, ये बात अपने को समझ में आ गई, और इसमें स्थायित्व होता है। इतनी बात समझिए आप। अब उत्तरदायित्व किस तरीके से होता है, यानी लोकतंत्र है तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और जनप्रतिनिधि बैठेंगे विधायिका में, व्यवस्थापिका बोल दीजिए या संसद बोल दीजिए। ये जो जनप्रतिनिधि हैं
ये जवाबदेही होंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, इनका उत्तरदायित्व होगा विधायिका के प्रति, संसद के प्रति, या यूं कहिए लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति। और सबसे सटीक आंसर है ये उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होंगे जनता के प्रति। कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। संसद, कई बार तीनों भी आते हैं, संसद, लोकसभा, जनता, किसके प्रति? तो क्लोज आंसर अपने को चुनना है। और ये ऑप्शन में लिखा हुआ भी आता है, क्वेश्चन में जो निर्देश दिए हुए आते हैं क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पेज पर, उसमें लिखा हुआ आता है कि यदि ऑप्शन आपस में मैच से कर रहे हो, मिलान से लग रहे हो, तो आपको क्लोज आंसर, जो सटीक आंसर है, वो आपको चूज करना पड़ता है। बाकी अब मैं आपको RSIS के हिसाब से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि संसदीय प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि निम्न सदन के प्रति, विधायिका के प्रति, लोकसभा के प्रति या जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, यहाँ भी भारत की तरह 2 सदन है, लेकिन यहाँ पे विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सभा, और दूसरी वहाँ पे सीनेट है ही। तो यहाँ पर सीनेट उच्च सदन है वहाँ का, और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का उच्च सदन निम्न सदन से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही हो तो अपने यहाँ पर लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। अपने यहाँ पे शक्तिशाली कौन सा है, निम्न सदन या उच्च सदन? यानी लोकसभा शक्तिशाली है, राज्यसभा? लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है बजाय राज्यसभा के। और सारी दुनिया में यही व्यवस्था है कि निम्न सदन ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे अपन, तब वो और डिटेल में मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आते हैं अपन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होंगे, ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यहाँ पे जनता के प्रति उत्तरदायी है, ये जनप्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं राष्ट्र के अध्यक्ष के प्रति, यानी राष्ट्रपति के प्रति, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जनप्रतिनिधि, जबकि संसदीय प्रणाली में उत्तरदायी होंगे जनता के प्रति। तो इसमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। चुना जब जनता ने है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का सिस्टम है। जब जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि होना यही चाहिए कि जनता के प्रति आप जवाब दे रहे हैं, न कि राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्र के अध्यक्ष के प्रति। एक तो ये मेजर विशेषता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई थी, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। आगे अपन देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा अपनी ओर से, जितना नॉलेज मुझे है, बाकी ज्ञान अथाह होता है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यकारिणी की व्यवस्था होती है। दोहरी कार्यकारिणी। अब दोहरी कार्यकारिणी का क्या मतलब? आपने कई बार किताब में पढ़ा होगा ये कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। अपन लिखते वक्त एग्जाम में कभी नाम मात्र शब्द का यूज नहीं लेंगे, अपन कभी किसी इंटरव्यू में नाम मात्र शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, संविधान का प्रमुख है। वर्तमान में कोविंद साहब अपने संविधान के प्रमुख हैं। दलगत राजनीति से ऊंचा पद होता है, देश का प्रथम नागरिक है, तो कैसे उसे अपन नाम मात्र का कह सकते हैं? हम ये कहेंगे जब लिखने की बारी आएगी कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो दो टर्मिनोलॉजी होगी अपने पास में, एक तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख। दूसरी बात हो गई संविधान का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब तो कानून बनाने, कानून को लागू करने वाले लोग हैं, कानून को लागू जो करेगा वो है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। आगे पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 53 और 74, 75 यहां से कोरिलेट करता है। संविधान का प्रमुख है राष्ट्रपति,
और अच्छे से यदि भारतीय संविधान के बारे में इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो भारतीय संविधान की में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो संयुक्त परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति की होती है। या आप लिख सकते हैं एग्जाम में, जहां पे आपको RAS IAS में निबंध में या कहीं भी लिखने का मौका मिले कि राष्ट्रपति की स्थिति वैसी है जैसे संयुक्त परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की। संयुक्त परिवार में, एकल परिवारों में नहीं, जहां पर सारे कार्य उसके पुत्र और पौत्रों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी नाम उस बुजुर्ग व्यक्ति का ही होता है। प्लानिंग सारी तय हो चुकी होती है। जब कोई योजना लागू की जाएगी तो प्लानिंग सारी यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा तय की जा चुकी होती है। राष्ट्रपति को केवल उस पर सहमति देनी होती है। यही होता है संयुक्त परिवारों में। अल्टो 800 लानी है पोते को तो पहले ही सब कुछ तय हो चुका होता है। बताया तब जाता है कि कल मैं अल्टो 800 ला रहा हूं और फिर दादाजी चाह करके भी उसको मना नहीं करते हैं, वो हामी दे देते हैं। कारण यह है कि वह जानते हैं कि जब प्लानिंग हो चुकी है और आज मना करेंगे तो भी यही कहा जाएगा कि अल्टो 800 तो आनी है, वो रहेगी नहीं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। जहां कहीं आपको भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में जानना हो, घर के बुजुर्ग व्यक्ति पे जाइए, फिर भी वो पूरे गांव में ये कहता है कि अल्टो 800 मेरे ही नाम से लाई गई है। आइए अपन टॉपिक पे चलते हैं। ये भी टॉपिक का हिस्सा था, लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल को आप कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यकारिणी होती है। एकल कार्यकारिणी, आई होप कि अब आप इसको समझ चुके होंगे। एकल कार्यकारिणी का मतलब है कि यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति होता है, और संविधान का प्रमुख भी यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। यह मतलब है एकल कार्यकारिणी व्यवस्था का। क्लियर? आगे तो 2 पॉइंट मैंने बता दिया, एक उत्तरदायित्व का पॉइंट बताया और दूसरा एकल कार्यकारिणी का पॉइंट बताया। तीसरी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की बहुत अभूतपूर्व विशेषता है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये क्या होता है? यानी किसी भी मुद्दे पर मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मति होनी चाहिए। यदि एक भी मंत्री की सर्वसम्मति नहीं है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर ट्रिपल तलाक को हटाना है तो पूरी मंत्रिपरिषद की सहमति होनी चाहिए। अपने यहाँ पर जैसे 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या के, यानी 83 मंत्री हो सकते हैं। अगर 83 मंत्रियों में से 83 मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में से यदि एक भी मिनिस्टर ने ये कह दिया कि ये कानून नहीं बनना चाहिए और बहुमत यदि बनने के साथ में है तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक तो ये बात। दूसरी, यदि लोकसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है और यदि मंत्रिपरिषद किसी भी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया और यदि वो पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, सारे मंत्री हट जाएंगे। बात को समझना, मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए इसमें। मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15%। 15% किसका? निम्न सदन का। जो भारत का लोकसभा है, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। यानी 545 सदस्य संख्या है और इसके 15 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये सदस्य संख्या आती है 83 और प्रधानमंत्री भी इसमें खुद ही शामिल है। तो 82 + 1 यानी 82 तो मंत्री अधिकतम हो सकते हैं और एक प्रधानमंत्री, 83 मंत्री हो गए। अब देखिए आगे, यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव आ गया और वो पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग। ये मंत्री जी हैं और मंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव हो गया पारित, पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। यह है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। एक तो ये पॉइंट आता है मंत्रिपरिषद का भंग होना। अब देखिए, यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध ये तो प्रस्ताव लाया जाता है, हटाने का इसको कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो पूरी सरकार के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। दोनों चीजों को समझना। यदि मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाता है तो भंग हो रही है मंत्रिपरिषद, लेकिन यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है और यदि वो पारित हो गया तो पूरी लोकसभा भंग हो जाती है।
पूरी लोकसभा भंग हो जाती है और ये कभी भी लाया जा सकता है। जो निर्धारित कार्यकाल होता है, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है भारत में संसदीय प्रणाली में, तो 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी प्रधानमंत्री को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक प्रोसेस है, उसके तहत अगर वह पारित हो गया तो प्रधानमंत्री के साथ साथ में पूरी सरकार को भंग कर दिया जाता है। तो भंग हो जाएगी लोकसभा। मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो तो भंग क्या होगा? मंत्रिपरिषद। सरकार भंग नहीं होगी, चुनाव नहीं होंगे, निर्वाचन नहीं होंगे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया हटाने का तो लोकसभा भंग हो जाएगी, वापस समझ लेना। और दूसरी, जिसमें राष्ट्रपति को लगेगा कि इसकी सरकार बन सकती है, या तो उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, जैसा हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है। कमलनाथ की सरकार गिर गई तो शिवराज सिंह को बुला लिया गया, बिना चुनाव के काम हो गया। और यदि राज्यपाल को ऐसा लगता कि नहीं निर्वाचन करवाने पड़ेंगे तो वह निर्वाचन की भी घोषणा कर सकता था, भंग कर सकता था। दोनों टर्मिनोलॉजी अलग है, ठीक है, इतना ध्यान रखने की बात है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना यहाँ पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती है। एक चीज और इसमें आपने देखा कि कभी भी लाया जा सकता है, इसका मतलब है अस्थिरता होती है संसदीय शासन प्रणाली में, स्थिरता नहीं होती है, अस्थिरता होती है, यानी कभी भी सरकार को गिराया जा सकता है। जबकि यहाँ पर यदि निश्चित कार्यकाल के लिए बनाया गया है, जैसे अमेरिका में कार्यकाल है 4 वर्ष, तो ये 4 वर्ष के लिए ही रहेगा। इसको हटाने का प्रस्ताव जो है वो केवल इस आधार पर लाया जा सकता है कि इसने अतिक्रमण किया हो संविधान का, इसके अलावा नहीं लाया जा सकता है। तो इसमें स्थायित्व का भाव होता है, यहाँ पे स्थायित्व नहीं होता है। यही कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि यहाँ पे उत्तरदायित्व की भावना है, जबकि यहाँ पर स्थायित्व की भावना है, और हमें उत्तरदायित्व चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट्स को लिखते रहना आप। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना 3वां पॉइंट था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर बहुमत दल का शासन होता है। बहुमत दल का शासन, यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, बहुमत का कोई लेना देना नहीं है। भले ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस, जहां पर मैं कांग्रेस बोल रहा हूं उसका मतलब है वहां पे संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। वहां की जो विधायिका है उसका नाम है कांग्रेस, जैसे अपनी विधायिका व्यवस्थापिका का नाम है संसद। तो कांग्रेस का जो निम्न सदन है उसमें चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो, जरूरी नहीं कि उस पार्टी का ही व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हो, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। जबकि अपने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसका निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आर्टिकल 75 कहता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, यही तो बात की अपने बहुमत का शासन, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो यहाँ पर बहुमत दल का शासन होता है, यहाँ पे बहुमत दल का शासन नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। फिर अपन अगले पॉइंट पर बात करें, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है यहाँ पर, वो अपने बात कर ली कार्यपालिका में, उधर होता है राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। यहाँ पे निचले सदन का विघटन कर दिया जाता है, ये भी मैंने बता दिया है कि अपने यहाँ पर लोकसभा भंग हो जाती है, तो आप लिख लीजिए निचले सदन का विघटन हो सकता है। यहाँ पे निचले सदन के विघटन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, 4 साल के लिए आए हैं तो 4 साल तक बना रहेगा। शक्तियों का सम्मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, समझ में भी आएगा आपको, अभी देखना इजीली। शक्तियों का सम्मिश्रण, जबकि यहां पर है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण ये क्या है? शायद आपने शक्ति पृथक्करण लिखते ही समझ भी लिया हो। यहां पर शक्ति विभाजित है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। शक्ति का मतलब है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कानून बनाने वाली संस्था, कानून को लागू करने वाली संस्था और कानून की व्याख्या करने वाली संस्था। यहां पर
पूर्ण रूप से शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, अपने नहीं पाया जाता है। कैसे नहीं पाया जाता है? अपने एक अनुच्छेद है 50 नीति निर्देशक तत्वों में, जो ये कहता है कि कार्यपालिका का पृथक्करण होगा। किससे? कार्यपालिका का पृथक्करण होगा न्यायपालिका से, ये कहा गया है। और मैं आपको 3 अंग बता रहा हूं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय होता है, जबकि यहां पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। विधायिका ने जो कानून बना दिया यहां पर, राष्ट्रपति उसको खारिज कर सकता है, जरूरी नहीं लागू करे, क्योंकि वो कार्यपालिका का प्रमुख है। न्यायपालिका वहां पर अपने अलग ही नियम बना सकती है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वहां पर अपने भी स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि सम्मिश्रण है, लेकिन वहां पे सर्वोच्च होती है न्यायपालिका। अपने भी न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, लेकिन अमेरिकी संविधान जितनी सर्वोच्चता अपने नहीं है। अब यहाँ पे सम्मिश्रण कैसे है? कार्यपालिका का विधायिका से सम्मिश्रण है। किस तरीके से है वो मैं बताता हूं आपको। समझिएगा, वापस से आप अपने को डायग्राम बनाना है। संघ सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब आप समझ रहे हैं, इसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका, इसे संसद भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जो कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका, उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अपन बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में शामिल होते हैं जो कानूनों को लागू करवाएंगे, ये हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये कार्यपालिका में शामिल है। और देखिए मिश्रण कैसे है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 कहता है संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति, ये संघ सरकार जो पढ़ रहे हैं, इसकी कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। समझेंगे इसको आगे। और यहां पर राष्ट्रपति कानून बनाने में शामिल है। कोई भी विधेयक, कानून तभी बनेगा जब उस पर सिग्नेचर करेगा अंतिम रूप से राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो वो कानून भी नहीं बनेगा। जैसे डाक संशोधन विधेयक का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसे पॉकेट विटो के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर साइन नहीं किए ज्ञानी जैल सिंह ने तो वो कभी कानून बना ही नहीं। तो कार्यपालिका में भी शामिल है, विधायिका में भी शामिल है। उपराष्ट्रपति की अपन बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा जो उच्च सदन है इसका पदेन सभापति होता है, सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी ये सभापति होता है, यानी कार्यवाही का संचालन करता है। ये कौन सा विधेयक पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो कार्यवाही में यानी कानून बनाने में ये प्रभाव डाल सकता है। और देखिए आप, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में है 245। इन 245 सदस्यों में ये जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है जो इसका सभापति है, ये शामिल नहीं है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर बराबर मत आते हैं तो इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, यानी कानून बनाने के अंदर भी ये व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है। तो है विधायिका में इसका भी रोल। प्रधानमंत्री तो बनेगा ही वो जो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्यता लेनी होगी, यानी विधायिका का व्यक्ति ही कार्यपालिका में प्रधानमंत्री बनेगा।
विधायिका का व्यक्ति, विधायिका का सदस्य जब प्रधानमंत्री बन रहा है, और प्रधानमंत्री तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है, तो यहाँ पे सम्मिश्रण है। जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो कांग्रेस का सदस्य हो, कांग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा प्रावधान नहीं है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद, मंत्री वो ही बन सकता है जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, यानी ये भी विधायिका का व्यक्ति होगा। महान्यायवादी, माना कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 88 ये कहता है कि महान्यायवादी जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत नहीं दे सकता है। और जब व्यक्ति बोलता है, कार्यवाही में भाग भी लेता है, तो बोलेगा तो एक दो को तो प्रभावित करेगा, तो हो सकता है कि बनने वाले जो कानून को है उसको भी प्रभावित कर दे। ये कुछ विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली की और संसदीय प्रणाली की। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में और जो टॉपिक रह गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना मुझे लग रही है आरएस आईएएस जैसे एग्जाम्स में, आरएस में मेनली, कि ब्रिटिश मॉडल को अपनाया गया है। ये तो ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है, पहले भी पूछा गया है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को ही क्यों अपनाया गया है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है और भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, इनमें अंतर क्या है। इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा नेक्स्ट वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें इतना ही डिस्कशन था। लॉट ऑफ थैंक्स।